ठीक है। तो अब एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फेरस मेटल के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फेरस मेटल के बारे में। नॉन फेरस मेटल में मेनली जो है वो एल्यूमिनियम और लेड के बारे में हमको पढ़ना है, जो ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम का कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये लाइट इन वेट होता है, ये अच्छा थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है वो सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के बाद आता है कॉपर, और कॉपर के बाद आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिल्वर इस वजह से नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, कॉपर उसके बाद आता है, तो वो भी जो है वो एल्यूमिनियम से कॉस्टली होता है। ठीक है, इस वजह से इसको नहीं यूज कर सकते हैं। अगर होम एप्लीकेशंस में अगर किसी घर की वायरिंग करनी हो तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत हाई टेंशन वायर दौड़ाना हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा फ्लो कराना है तो हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं। इसका फ़ायदा क्या क्या होता है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, ये हल्का होता है। ठीक है, और बाकी सिल्वर और कॉपर से सस्ता होता है। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। प्रॉपर्टी में क्या, सबसे पहले ये देखते हैं कि यह कहाँ से मिलता है। ठीक है, ये एक आया वो ओर होता है जिसकी वजह से हमको ये मिलता है, ये है बॉक्साइट ओर से हमको एल्यूमिनियम मिलता है। इसकी प्रॉपर्टी में देखो लिखा हुआ है कि ये ब्लूइश सिल्वरी कलर का होता है, ब्लूइश सिल्वरी व्हाइट लस्टर। ठीक है, इसका जो कलर है वो ब्लूइश सिल्वरी व्हाइट होता है, लस्टर होता है। ठीक है, अगर इसको कट करते हैं तो इसका सरफेस शाइनी आता है, लेकिन अगर हाफ कट करके और ब्रेक करते हैं तो जितना दूर कट किए रहते हैं वो सिल्वरी कलर होगा, और बाकी जो है वो वाइट मैट कलर का होगा। ठीक है। ठीक है, प्योर जो एल्यूमिनियम होता है वो सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है, जो प्योर सिल्वर होगा वो वेरी सॉफ्ट एंड डक्टाइल। ठीक है, और इसीलिए इसको एलॉय बनाया जाता है। ठीक है, इसको दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके इसका एलॉय बनाया बनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से मेटल यूज करते हैं इसको एलॉय बनाने के लिए, तो वो है कॉपर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीज। ठीक है, इन सब के साथ मिक्स करके इसका एलॉय बनाया जाता है। ठीक है, which increase its tensile strength and hardness while retaining its characteristics of lightness and durability। ठीक है, ये क्या करता है, अगर एलॉय इसका बनाते हैं तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है और हार्डनेस जो है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये मेटल जो है वो अभी भी लाइट होता है और ड्यूरेबल भी होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में हम एक चीज और बताए थे कल क्लास में कि वो हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन, ये कोरोजन का इसमें जो है वो कोरोजन नहीं होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक्चुअल में कोरोजन होता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कोरोजन होने के बाद ऑक्सीडेशन के बाद जो मटेरियल बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो उसी सरफेस पे ही रहता है, जिससे वो क्या करता है कि वो बाकी अपने अंदर वाले मेटल को वो कोरोजन होने से बचाता है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड टॉप मोस्ट लेयर पे बनता है वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। वहीं अगर आयरन की बात करें तो अगर आयरन में किसी तरीके से कोरोजन होता है तो वो कोरोजन होने के बाद वो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्राउन रेडिश कलर का हो जाता है और वो सरफेस से टूट के गिरने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ठीक है, भुरभुरा हो जाता है। तो वो क्या होता है कि जब वो भुरभुरा होकर गिर जाता है तो फिर वो एक नया फ्रेश सरफेस मिल जाता है हमको उसका कोरोजन होने के लिए। इस वजह से आयरन में जो है वो कंटिन्यूअस कोरोजन होता रहता है। कोरोजन होगा, फिर उसके बाद उसका अपर सरफेस रिमूव हो जाएगा, फिर उसके लोअर सरफेस पे कोरोजन होगा, फिर वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में क्या होता है कि अगर पहला लेयर कोरोजन हो गया उसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बन गया वो, तो वो क्या करता है, वो सरफेस से रिमूव नहीं होता है, वो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह उसी पर रह जाता है, जो कि बाकी अंदर के सरफेस पे कोरोजन होने से बचाता है वो। ठीक है,
नेक्स्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 658 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम है। अगर आयरन के मुकाबले देखा जाए या बाकी किसी मेटल के मुकाबले देखा जाए तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफी कम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.7 है। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 195 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, किसी बुक में 195 दिया हुआ है और किसी बुक में 196 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इसका प्रॉपर्टी था। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि यूज कहाँ कहाँ है। देखो इसका यूज कहाँ कहाँ है। ड्यू टू लाइटन एंड ड्यूरेबिलिटी बीइंग कोरोजन रेसिस्टेंट, इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ रेनफोर्सिंग मटेरियल। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आयरन इन कंक्रीट फॉर टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, जो बहुत ज्यादा टॉल बिल्डिंग बनते हैं उनमें हम रेनफोर्समेंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल रिड्यूस द फाउंडेशन कॉस्ट, फाउंडेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। एंड इकोनोमाइज द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल लोड बियरिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं इसको। कोगुलेटेड एल्यूमिनियम शीट फॉर रूफिंग, जो रूफ पे टॉप मोस्ट सरफेस पे रूफिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज कर सकते हैं उसमें भी एल्यूमिनियम का शीट हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विंडो फ्रेम्स एंड सब फ्रेम्स, जो विंडो का फ्रेम होता है और सब फ्रेम होता है उसको भी हम एल्यूमिनियम से बना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको। पोस्ट, पैनल्स एंड बैलस्ट्रेड्स बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट को बनाने में, पैनल को बनाने में और बैलस्ट्रेड को बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लेजिंग बार बनाने के लिए, एज ए पिगमेंट इन पेंट, पेंट में जो कलर देने के लिए पिगमेंट यूज करते हैं उसमें भी इसको यूज करते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम फॉयल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, वायर बनाते हैं, बार और रॉड बनाते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको बहुत सारे जगह जो है वो हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको देखना है लेड, लेड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लेड में क्या क्या है। ये ब्लूइश ग्रे इन कलर विथ वाइट सिल्वरी लस्टर। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है कि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ब्लूइश ग्रे है। ठीक है, और सिल्वरी लस्टर है इसका। व्हेन फ्रेशली कट, जब इसको फ्रेशली कट करते हैं तो इसका जो लस्टर आता है वो सिल्वरी लस्टर होता है। ठीक है, बिल्कुल सिल्वर की तरह इसका लस्टर होता है। इट अकर्स इन फ्री स्टेट। ठीक है, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फाइड ओर ऑफ लीड कॉल्ड गैलेना। ठीक है, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये किसी के साथ कंबाइन करके नहीं मिलता है। और ये किस ओर में पाया जाता है, ये सल्फाइड ओर में पाया जाता है जिसका नाम जो है गैलेना होता है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है क्या कि ये बहुत सॉफ्ट होता है, हाईली डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, plastic and non-corrodable metal with low fusion paint and very low strength। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है कि ये बहुत सॉफ्ट होता है
और हाईली डक्टाइल होता है, मतलब इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। मेलिएबल होता है, मतलब इसको थिन शीट में, लेड को थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक होता है, यानी ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें हो सकता है। नॉन कोरोडेबल मतलब मेटल है, मतलब इसमें कोरोजन नहीं होता है। और लो फ्यूजन पेंट, अब जो लो फ्यूजन पेंट बनाते हैं उसमें भी हम लोग लेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एंड वेरी लो स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ भी कम होता है। मेटल इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन। ठीक है, ये मेटल जो है वो एटमॉस्फेरिक कोरोजन को काफी अच्छे से रेसिस्ट करता है। नॉट अफेक्टेड बाय सॉइल, सॉइल की वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड सीवेज एफ्लुएंट, जो सीवेज में जो एफ्लुएंट होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, इनके वजह से इस पे लेड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं हम लोग। इसका यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है लिड सीट्स ऑफ फॉर रूफिंग। ठीक है, लिड सीट जो है वो रूफिंग के लिए यूज करते हैं। फिर गटर फ्लैशिंग एंड सिस्टर्न लिविंग, गटर फ्लैशिंग और सिस्टर्न लिविंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर सर्विस पाइप, वाटर सप्लाई के लिए जो हम यूज करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं सर्विस के लिए। सॉइल एंड गैस पाइप, गैस पाइप के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। डीपीसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, ये डैम प्रूफ कोर्स इसलिए करते हैं ताकि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सर ग्राउंड से ऊपर बिल्डिंग में ना आ सके। ठीक है, ये एज ए डैम प्रूफ कोर्स, मतलब इसको डैम के इफेक्ट को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, केबल कवरिंग। जो केबल को कवर देने के लिए मेटल यूज किया जाता है वो लेड ही होता है। ठीक है, लेड वुड एंड शोल्डर फॉर प्लम्बिंग, फिर प्लम्बिंग के लिए यूज करते हैं। फिर कास्ट लीड फॉर ऑर्नामेंटल लीड वर्क, जो ऑर्नामेंटल लीड वर्क होता है उसमें कास्ट लीड यूज करते हैं। जनरल पर्पस में क्या क्या यूज करते हैं, लेड ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, करते हैं पेंट में। मेकिंग बुलेट, बुलेट बनाने के लिए यूज करते हैं। एलॉय बनाने के लिए यूज करते हैं। स्टोरेज सेल बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इन सब जगह जो है वो लेड का इस्तेमाल करते हैं। और प्रॉपर्टी में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रॉपर्टी ऑफ रेनफोर्सिंग बेसिस, रेनफोर्समेंट के बेसिस पे देखा जाए तो क्या क्या प्रॉपर्टी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी देखते हैं। द मोस्ट कॉमन, the most important characteristic of reinforcing basis is its tensile stress strength curve and important property in yield stress। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है रेनफोर्सिंग बेसिस पे देखा जाए तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो इसका यील्ड स्ट्रेस है। ठीक है, इसका यील्ड स्ट्रेस, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और यील्ड स्ट्रेस मतलब और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस एज द केस में बी। ठीक है, और जो प्रूफ यील्ड स्ट्रेस को क्या बताया गया है कि वो क्या है, 0.2% ऑफ यील्ड स्ट्रेस, सॉरी 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, जो रेनफोर्समेंट के लिए बार यूज करते हैं वो कितने कौन कौन से ग्रेड का होता है, उसका यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो है 250, 415, 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ये स्पेसिफाई किया गया है आईएस कोड 456 1978 में, या 2000 में भी हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, 456 2000 में भी ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएगा। ऑफ दिस हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील बार विदाउट ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग
हैव बीन यूज्ड इन फॉर नियरली 6 डिकेड्स। ठीक है। माइल्ड स्टील हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील बार जो है वो रेनफोर्समेंट के लिए यूज किया जा रहा है कब से? लगभग 6 डिकेड से, मतलब 60 साल से ज्यादा समय से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, 60 साल से ज्यादा समय से यूज करते हैं एक्चुअल में। जो माइल्ड स्टील हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील है इसको यूज करता है। ठीक है, विदाउट ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग। द स्ट्रेस स्ट्रेन कोन फॉर दिस टॉल इज यूनिक एंड टिपिकल एज shown below। ठीक है, जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो नीचे यहाँ दिखाया गया है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसमें देखो तो ये वाला पार्ट स्ट्रेस है और ये वाला पार्ट स्ट्रेन है। ठीक है, जब स्ट्रेस को बढ़ाया जाता है तो ये इसका कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है ना, जिसमें ये वाला लिमिट जो है वो इलास्टिक स्टेज है। इलास्टिक स्टेज मतलब कि अगर हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, और जब हम स्ट्रेस घटा रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन भी घट रहा है। मतलब हुक्स लॉ फॉलो करता है, जितना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तब उसको बोलते हैं कि वो इलास्टिक स्टेज है। फिर नेक्स्ट है यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो जब वो इलास्टिक स्टेज को पार करता है तब उसके बाद आता है यील्ड स्टेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब यील्ड स्टेज पार कर लेता है तो फिर आता है स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज। फिर ये जो रेंज है वो स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज है। ठीक है, जब स्ट्रेस ज्यादा ना बढ़े, स्ट्रेस को बहुत कम बढ़ाया जाए लेकिन स्ट्रेन लगातार बढ़ता रहे, ठीक है, तो उसी कर्व को हम वो बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम स्ट्रेस को बढ़ाए बिना तब भी स्ट्रेन बढ़ता रहता है, तो उसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब कि वो स्ट्रेस जो मेटल जो है वो बियर करना है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक मेटल जो है वो बियर करता है वही बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। फिर अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद क्या होता है कि हम स्ट्रेस को बढ़ाते भी नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो मेटल जो है वो ब्रेक पॉइंट तक पहुंच जाता है, ब्रेक स्ट्रेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका यंग मॉडुलस जो है वो यहाँ देखो लिखा हुआ है 200। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ 200 लिखा हुआ है लेकिन सही नहीं है वो, हम लोग आगे देखते हैं वो अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सही लिखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ लोडिंग, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, इफ लोडिंग इज विद इन इलास्टिक रेंज द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक है, यही बता देते हैं हम कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है, तो ये होता है हुक्स लॉ। एंड यंग मॉडुलस इज 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, as the load increases yield stress sigma x equal to Fy strain increases significantly without any increase in stress। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं लेकिन स्ट्रेन जो है वो काफी तेजी से बढ़ता है। ठीक है,
दिस रीजन इज कॉल्ड यील्ड स्टेज, ठीक है, या प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। एंड प्लास्टिक स्ट्रेन इज 10 टाइम्स द लिमिटिंग स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट, ठीक है। जो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है वो यील्ड पॉइंट के 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेन उसमें होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस यील्डिंग देयर इज रीएडजस्टमेंट of stresses in concrete to maintain the equilibrium of the internal stresses, ठीक है। और जब भी ये केस आता है यील्ड स्ट्रेस वाला, तो कंक्रीट में जो है वो स्ट्रेस जो है वो रीएडजस्ट करता है अपने आप को, ताकि इंटरनल स्ट्रेस जो है वो अभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे उसमें, which result in excessive cracking and deformation in structural member, जिसके वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव क्रैकिंग मतलब कंक्रीट में क्रैक आना स्टार्ट होता है और स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल मेंबर में डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। और अब देखो इसमें लिखा हुआ है बियॉन्ड द अल्टीमेट स्टेज द डिफॉर्मेशन आर मेनली ड्यू टू द नेकिंग एंड लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन एट द जोन ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। अल्टीमेट स्टेज के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है उसको नेकिंग बोलते हैं, ठीक है। नेकिंग कैसे होता है कि अगर वो सीधा रॉड है, ठीक है, अगर एक रॉड है और उसको दोनों तरफ से पुल किया जा रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि जैसे जैसे लोड बढ़ता रहेगा तो वो जहां से ब्रेक होने वाला रहेगा वहां से क्या होगा, वहां से नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा और फिर क्या होगा कि इसी पॉइंट से ये जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, इसी नेकिंग वाले रीजन से ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो नेकिंग होता है उसमें क्या होता है कि वो अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद ही होता है, जैसे जैसे अल्टीमेट स्ट्रेस बढ़ता रहता है उसके बाद इसमें ब्रेकेज होने का चांस बढ़ जाता है। और अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद हमको स्ट्रेस को इंक्रीज